आप सबका फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं एक सिंपल पेपर। होप इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स हुज एग्जाम इज जस्ट फ्यू डेज, you can say that at the end. So few things that you people should have to notice, or you should have to take care that your subject code is 087. ओके ये आपको ध्यान रखना है कि जस्ट बिकॉज कि आपको फिलअप करने हो सकते हैं जहाँ पे आप OMR सीट रहेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स आपकी 40 होगी। हालांकि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एक्स्ट्रा इसमें से। टाइम 90 मिनट्स, दैट मीन्स 1.5 आवर है। ठीक है, डेट आपके जो भी होंगे। पेपर्स का डिवीज़न क्या होगा, ये पेपर के अगर मैं बात करूँ सोशल साइंस जो होंगे 4 सेक्शंस में होंगे। ओके, सो ए हैज़ 24 क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे करने हैं सिर्फ 20 क्वेश्चंस। दैट मीन्स 4 क्वेश्चंस आर ऑप्शनल। ओके, सो आइदर यू हैव टू चूज एनी 2 क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट दैट व्हाट आर द क्वेश्चंस। पेपर बी में जो है अगेन 22 क्वेश्चंस है। यहाँ पे पेपर ए में जैसे 24 थे, यहाँ पे 22 है। तो आपको जस्ट 18 क्वेश्चंस करने हैं। दैट मीन्स 4 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। सेक्शन सी में जो है 12 क्वेश्चंस है और आपको करने हैं 10। सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पे जो केस बेस्ड है, दैट मीन्स पैराग्राफ रहेंगे और पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन डी में 2 मैप हैं और सबसे ज़रूरी कि आपको दोनों मैप करने हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट कि MCQ है या ऑप्शनल है तो नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं बता दूं कि सेक्शन ए जो है यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ रहेगा कि अटेम्प्ट एनी 20 आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी हु सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक। एकदम कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि हमको आइडेंटिफाई करना है किसको, उस आदमी को जिसने इटली को यूनाइट करने में हेल्प किया। तो इटली को यूनाइट करने में अगर हेल्प जहाँ पे आती है, हमारा पहला दिमाग जो कहीं पे कुछ नहीं लगाएंगे, हम टिक करेंगे क्या, गुसेपी मजीनी। ठीक है, क्लियर है। इटली को यूनाइट करने में यंग इटली करके उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग देखेंगे। 3-4 मॉडल कोशिश करूंगा कि मैं आपके एग्जाम के पहले सॉल्व करके आपको दूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी, हम साथ साथ में करते जाएंगे। तो यंग इटली करके एक इन्होंने बनाया था, गुसेपी मजीनी ने। और भी बनाए थे, क्या क्या ध्यान रखिए, यंग इटली, यंग यूरोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हेन द आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम। थोड़ी सी इसकी यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की है जो इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर है कि आयरलैंड को कब यूनाइटेड किंगडम में मर्ज कर लिया गया, कैसे, फोर्सिबली, मर्जी से नहीं किया गया। यहाँ फोर्सिबली किया गया मतलब जबरदस्ती मिला देगा, भैया तुम मानो या नहीं मानो, हम तुमको अपने अंदर मिला रहे हैं। तो आयरलैंड की कैसे कॉन्फ़िगरेशन थी कि आयरलैंड जो था, याद है आयरलैंड कैसे था, ये एथनिक कंपोजिशन। जैसे आप एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्लियर होगा, श्रीलंका में आप लोगों ने पढ़ा होगा पावर शेयरिंग में। तो आयरलैंड कैसा था, आयरलैंड में जो था कैथोलिक लोग थे। ठीक है, और दूसरे कौन लोग थे, प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स। तो ये क्रिश्चियनिटी है जो 2 भागों में डिवाइडेड है, एक है कैथोलिक, एक है प्रोटेस्टेंट्स। मेजोरिटी यहाँ किसकी है, जो मेजोरिटी जनरली कैथोलिक्स की थी। बट ये प्रोटेस्टेंट्स क्या थे कि इनको जो है थोड़ा सा पावर दे दिया ब्रिटिशर्स लोगों ने, मतलब इंग्लिश पीपल आप कह सकते हैं, या यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन ने जो है अपने अंदर मिलाया या इंग्लैंड ने मिलाया, इनको पावर दे दिया। बोला जाओ तुम लोग भैया इनके ऊपर रूल करो। फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ब्रिटिशर्स ने जो है प्रोटेस्टेंट्स को बढ़ावा दे दिया कि कैथोलिक्स के ऊपर रूल करो या डोमिनेंस अपनी सेटअप कर लो। अब कैथोलिक्स भड़क गए, भैया हमारे ऊपर कैसे करेंगे, हम मेजोरिटी में है, हमारे ऊपर तुम रूल कैसे करोगे। तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट कर दिया तो ब्रिटिशर्स ने हेल्प कर दिया और रिवोल्ट को फेलियर कर दिया। तो 1801 में जो है रिवोल्ट फेल होने के बाद आयरलैंड को जो है मर्ज कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम में। चलो क्लियर होगा होप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द रीजन दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। कि क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसा क्या हुआ या कौन से ऐसे कारण थे जिससे मूवमेंट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और कैपिटल एक रीजन से दूसरे रीजन में हुए। तो ये कॉमन नेशनल करेंसी थी, यूनिफॉर्म लॉज थे, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स, सारे कुछ थे। तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। नेक्स्ट,
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस बिटवीन, अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुई? यूनिफिकेशन आप एक डेट पढ़ते हैं 1871, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये 1871 के साथ एक ही डेट मैच कर रहा है 66 से 71, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट, हु अडॉप्टेड आइडियाज़ ऑफ ओपेरा, म्यूजिक, फोक डांस। अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था क्या, रोमांटिसिज्म, ये फरवरी वाले नहीं है कि वैलेंटाइन डे मनाए जा रहे हैं, याद है ना? तो रोमांटिसिज्म की ये जो टॉपिक थी, ये किसने स्टार्ट किया था? जर्मन गॉड फ्राइडे, नाम भी याद हो जाएगा, नाम के साथ इसकी कॉमेडी कर दी गई है, इसने पता नहीं इसके पेरेंट्स ने कैसे नाम रख दिए थे, गॉड फ्राइड, ठीक है। तो एकदम आसानी से आ जाएगा, इसने कल्चरल मूवमेंट कर सकते हैं लाया था रोमांटिसिज्म के टाइम में, तो इसने ही जो है ये कल्चरल मूवमेंट जो स्टार्ट करेगा, ओबियस है ये ओपेरा, म्यूजिक, फोक डांस, सारी चीज़ें यही बात करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलो बढ़ते हैं। ये हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन हैं, आपको कहीं भी आपको करने हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कंपलसरी है। तो चलो 5 क्वेश्चन हैं और पांचों नेशनलिज्म इन यूरोप से हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे करो अच्छे से ढंग से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लेटराइट सॉइल इज सुटेबल फॉर, देखो रेड लेटराइट सॉइल यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस पर। रेड लेटराइट सॉइल, एक्चुअल में लेटराइट सॉइल से देखोगे तो होता क्या है कि लेटराइट सॉइल्स जनरली सुटेबल्स होते हैं किस चीज़ के लिए, याद होगा, लेटराइट सॉइल पढ़े हो, लेटराइट सॉइल कहाँ फाउंड किए जाते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस डोंट हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, मतलब इनमें से क्या है कि इनमें से कौन सा पल्सेस है जो सॉइल की फर्टिलिटी को रीगेन करने में हेल्प नहीं करता है। अब जनरली पल्सेस हैं जितने सारे, वो सारे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जिसको कि लेगुमिनस सॉइल भी, सॉरी लेगुमिनस क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। आपको कहीं दिखा होगा टेक्स्ट बुक में, अगर तो ठीक है, नहीं दिखा होगा तो कोई बात नहीं है। तो लेगुमिनस क्रॉप्स बोलते हैं। तो लेगुमिनस क्रॉप होता क्या है कि ऐसे क्रॉप्स जो सॉइल की फर्टिलिटी को रिगेन करने में हेल्प करता है। तो इसमें एक्सेप्ट अरहर जो होते हैं, सारे जो होते हैं हेल्प करते हैं, तो अरहर हेल्प नहीं करता है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सिवर लैंड डिग्रेडेशन, मतलब क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसे स्टेट है जिसमें माइनिंग के कारण जो है लैंड डिग्रेडेशन बढ़ा है। तो देखो गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, इन सब में माइनिंग है नहीं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में माइनिंग है नहीं, ठीक है कम है। तो अब ऑप्शंस इसमें अगर देखते हैं जो मेजर स्टेट हैं वो कौन से हैं, तो मेजर स्टेट की हम बात करें तो कई, अगर इसमें से मान लो ये ऑप्शंस हैं, दूसरे एग्जाम में दूसरे मिलेंगे, तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस माइनिंग वाले स्टेट हमें ये ध्यान रखना है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, सॉरी, ठीक है, उड़ीसा। अब 4 स्टेट में देख लो हमारे ऑप्शंस क्या मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको लिख दिया ऑप्शंस, अब जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे कहीं पे भी अगर नज़र आ जाए तो ऐसे सॉल्व कर देना कि झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा। तो झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा कहीं पे है, छत्तीसगढ़ यहाँ है, उड़ीसा इसमें से है। अब माइनिंग इन सारे में गुजरात, राजस्थान में होता नहीं है, तो आपको ऑल ऑफ द एबव जाना है या ऑप्शंस ए करने हैं। तो बेस्ट ऑप्शंस जो हैं ए ही है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हालांकि लैंड डिग्रेडेशन हर स्टेट में हुए हैं, बट बेस्ट सुटेबल झारखंड, मध्य प्रदेश ही ऑप्शंस में होगा। ऑल ऑफ द एबव में चूंकि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र इन सब में कम हुए हैं, तो इसलिए हम नहीं जा सकते। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कि द लैंड शुड बी यूज्ड इन ऑप्टिमम वे बिकॉज लैंड इज ए, हो सकता दिख रहा है, नहीं दिख रहा अभी, चलो अब होप है दिख रहा होगा। तो लैंड शुड बी यूज्ड इन अ ऑप्टिमम वे, लैंड कौन सा सोर्स है, यूजलेस ले तो है नहीं, फिनाइट, चलो इस पे आते हैं हम लोग, मैनमेड लैंड तो हम लोग बनाते नहीं है, रिसोर्स तो 2 बार भरे के नहीं जाएंगे, तो लैंड इज अ फिनाइट सोर्स, ठीक है, ऑप्शन हमारे बी हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच रिलीजन इज फॉलोड बाय सिन्हला स्पीकिंग पीपल। अब श्रीलंका की कंपोजिशन चलो यार एक बार बता देते हैं कि श्रीलंका की कंपोजिशन कैसे थे, याद करो, श्रीलंका में कौन से लोग थे, सिन्हला पीपल थे, चलो ठीक है, अकेले ये नहीं थे, और कौन थे इनकी परसेंटेज कितनी थी 74%, दूसरे कौन लोग थे, तमिल, कितनी परसेंटेज थी 18। अब ये तमिल डिवाइडेड थे 13 एंड 5 में, 13% किसकी, श्रीलंकन तमिल की, एंड 5% इंडियन तमिल, ठीक है। नेक्स्ट कौन से थे, क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन कितने परसेंट, 7%। अब 7% में से कौन से कुछ लोग थे तमिल और कुछ लोग थे सिन्हला क्रिश्चियंस, मतलब जो
बोलते थे। अब लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम था, तमिल लोग जो है ये, रिलीजन की अगर बात करें तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों मिले हुए थे, क्रिश्चियन तो ठीक है 7% जो थे उसमें तमिल और सिनालीज थे। सिनालीज लैंग्वेज कौन बोलते थे? सिनाला लैंग्वेज बोलते थे। रिलीजन कौन सा फॉलो करते थे? ये बुद्धिज़्म फॉलो करते थे। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस पूछ रहा है आपको कि ये जो सिनालीज स्पीकिंग पीपल कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन एकदम क्लियर है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं। व्हाट डू यू कॉल द एक्ट ऑफ मेकिंग पावर फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिविंग इट टू लोकल गवर्नमेंट। मतलब पूरा का एक गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना पावर का डिवीजन करेगी। तो पावर डिवीजन एकदम सीधे से क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं। पावर का डिवीजन का मतलब है फेडरलिज्म। चलो आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं। डेमोक्रेसी होगी नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन होगा नहीं, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चंस मैंने देखा नहीं अच्छे से। व्हाट डू यू कॉल द एक्ट ऑफ मेकिंग पावर फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिविंग इट टू लोकल गवर्नमेंट था। सॉरी मैंने नहीं देखा, मैंने पहले ही 2 लाइन देखे। तो चलो इसको, ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन होगा, पावर का डिवीजन सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में किया जा रहा है। ठीक है, चलो ये हुआ। नेक्स्ट है व्हाट रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर एमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है और सोशल ग्रुप क्या है। चलो इसको समझते हैं। ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर क्या होता है, इसको एक और नाम है हॉरिजॉन्टल का, क्या? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस भी। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन का मतलब है कि पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड करना। कैसे? लेजिस्लेचर में। ठीक है, दूसरा क्या होगा? एग्जीक्यूटिव में। और तीसरा क्या होगा? बताओ जल्दी से। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। चलो बहुत बढ़िया। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में पावर को डिवीज़न करना। अब डिवाइड क्यों करेंगे? ताकि कोई भी आदमी जो है अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं करेगा, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, कोई भी अनलिमिटेड पावर को डिवाइड एंजॉय नहीं कर सकता। इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल डिवीज़न को पावर कर दिया। ठीक है, दूसरा जो रीज़न है क्या है? वर्टिकल। और वर्टिकल क्या होता है? ठीक है, हॉरिजॉन्टल अगर पढ़ रहे हैं तो वर्टिकल भी पढ़ा देता हूँ कि वर्टिकल में बताया गया कि एक यूनियन गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी? यूनियन गवर्नमेंट अपना पावर को डिवाइड करेगी। किस में? सेंटर को थोड़ा पावर रहेगा, थोड़ा पावर स्टेट को रहेगा और थोड़ा पावर लोकल को भी रहेगा। ठीक है, इसमें चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस क्या है कि एक दूसरे को चेक कर सकते हैं कि क्या पावर है, और कहीं कहीं कोई है तो एक दूसरे को, अनलिमिटेड पावर नहीं है। मतलब एग्जीक्यूटिव कुछ या लेजिस्लेचर ऐसा कोई कानून नहीं बना देगा कि जो इसको कोई रोक नहीं सकता, जुडिशरी है रोकने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सेंटर, स्टेट, लोकल है, एक दूसरे को जनरली इंटरफेयर नहीं करते हैं। हमारे कंट्री में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चलता है। तो चलो आंसर इसका खुद से ढूंढो। 4 है, नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट्स में पूछो। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन कनकरेंट लिस्ट। अब कनकरेंट लिस्ट क्या होते हैं? चलो इसको बता देता हूँ। 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट पता है क्या क्या होते हैं? जल्दी से बताओ। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछा करो। कनकरेंट लिस्ट क्या होता है? 3 लिस्ट है। क्या? एक यूनियन लिस्ट, किसके लिए कानून बनाएगा? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ऐसे सब्जेक्ट पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, जैसे इंडियन रेलवे। ठीक है, एयरफोर्स, नेवी, ये सारे यूनियन लिस्ट में आएंगे। स्टेट लिस्ट क्या होते हैं? अब स्टेट लिस्ट क्या है? जिस पे स्टेट बनाएगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट बनाती है। ठीक है, अब कनकरेंट क्या है? जहाँ दोनों मिलके बनाएंगे, यूनियन और स्टेट में। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वी सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन कनकरेंट लिस्ट। नेशनल इंपॉर्टेंस के तो सिर्फ यूनियन लिस्ट बनाएगी, स्टेट इंपॉर्टेंट स्टेट लिस्ट बनाएगी, और नेशनल और स्टेट दोनों मिला के जो बनाएगा वही होगा कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है सगुन वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन इन ग्राम सभा। कि सगुन को इलेक्शंस लड़ने, कहाँ पे? ग्राम सभा का। चलिए, सगुन जो है नाम से पता चल रहा है महिला है। चलो नाम पे नहीं जाते हम लोग, आगे देखते हैं। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायत। चलो यहाँ पे क्लियर हो गया, नाम पे नहीं हो सकता, पुरुष भी हो सकता है कि ऐसा नाम रख दिया हो। तो चलो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि वुमेन जो है, वुमेन का कितने सीट पंचायत में रिजर्व है। कोई दिमाग नहीं लगाना, 1/3। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। कि इंडिया के लैंग्वेज पॉलिसी में क्या सही है? हिंदी नेशनल लैंग्वेज है? नहीं,
हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, भूल भले ही लेते हो, बट इट इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, सॉरी, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है हमारी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है। हालांकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में कहा गया है कि हर स्टेट का जो है अपना अपना लैंग्वेज वो पॉलिसी डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश इज़ द नेशनल लैंग्वेज नहीं होगा। नो लैंग्वेज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, ये सही है कि हमारी इस कंट्री में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अ फेडरेशन हैज़ हाउ मनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो ये क्या है कि फेडरलिज्म ऑप्शंस आपके हैं 2, 3, 4, ऑल ऑफ दीज। कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि फेडरलिज्म पढ़े क्या हो कि 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे पूछ रहा है 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे बेस्ट मोस्ट, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, 2 और मोर। ठीक है, तो 2 ऑल ऑफ दीज, 2, 3, 4 ये पूछ रहा है। तो हम जो फेडरलिज्म का मेन कंसेप्ट है इसमें कहा गया क्या कि 2 लेवल की गवर्नमेंट होगी। इसको बाद में इंडिया में डिवाइड कर दिया गया कि चलो 3 लेवल की गवर्नमेंट होगी। तो हम जो है बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस में कहेंगे कि 2 लेवल कम से कम होनी चाहिए, तो 3, 4 पे नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अ वुमेन वर्क्स एट ए स्वीट शॉप इन हर विलेज इन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब देखो क्या है कि एक महिला काम कर रही है एक बढ़िया से मिठाई के दुकान में, कहीं पे काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही है और सैलरी उसको बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, थोड़े से मिलते हैं। ठीक है, पूरे दिन वो काम करती है, वो कोई हॉलीडेज नहीं मिल रहा उसको। ठीक है, और कोई भी पेड लीव नहीं है। मतलब कि पेड लीव का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि आज सैटरडे है या संडे है, वो काम नहीं की तो उसको जो है उसके भी पैसे मिल गए। ठीक है, तो उसके हर एम्प्लॉयर डिडक्ट्स हर सैलरी वेन एवर सी इज एबसेंट। यही चीज़ है कि वो जब भी एबसेंट होती है, इवन संडे को भी, चूंकि मिठाई की दुकान है तो संडे को तो बंद होती नहीं है, तो वो जब भी एबसेंट होती है तो उसको जो है पैसे काट लिए जाते हैं। तो अब पता करना है कि क्या है, ये किस सेक्टर में काम कर रही है। प्राइमरी सेकेंडरी में तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है ही नहीं। अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में ये 2 चीज़ें आती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर पढ़े होगे तो याद होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्फर्म सैलरी मिलती है, उसको पेड लीव मिलता है, हॉलीडेज मिलते हैं। इवन वो अब्सेंट अगर होंगे, कोई मेल या फीमेल कोई भी हो, तो उसको उसकी सैलरी मिल सकती है या मिलते हैं एक सर्टेन टर्म। ऐसा नहीं कि साल में पूरे 10 महीने एबसेंट रहे तो सैलरी मिल गई, तो ऐसा हो नहीं सकता। बट सर्टेन डिडक्शंस हैं उसमें, हॉलीडेज बेनिफिट हैं, और उसको कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब नहीं होते हैं, वो परमानेंट जॉब होते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा अनऑर्गेनाइज जॉब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स कैसे काम करते हैं, ओवर एम्प्लॉयड, चलो ठीक लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। लेस एम्प्लॉयड, ये तो नहीं आएगा। मोर एम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड। तो ओवर एम्प्लॉयड तो ऑब्वियस सी चीज़ें हैं बट इसके ऑप्शंस के हिसाब से अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब जिनको जितनी उसकी सैलरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, तो दे आर अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, नेक्स्ट है रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि पब्लिक सेक्टर ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट की होती है, प्राइवेट सेक्टर ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो किसी एक इंडिविजुअल की है। अब सेकेंडरी सेक्टर तो आएगा नहीं इसमें, चलो ठीक है। ऑल ऑफ द अबव में रेलवेज और पोस्ट ऑफिस। अब हमें दिमाग लगाना है। देखो रेलवेज गवर्नमेंट बेच रही है, ठीक है, अभी तक पोस्ट ऑफिस को नहीं बेची है, तो रेलवेज पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो रहे हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होने, इसलिए इसने क्या कर दिया, 2 क्वेश्चंस आपको और 2 ऑप्शंस दे दिए हैं कि रेलवे और पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस क्या है, अभी भी पब्लिक की है। आने वाले 2-4 साल में अगर फिर कहीं का एग्जाम दिए तो हो सकता है ये क्वेश्चंस में इसको ऑल ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर में तो आएगा नहीं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रहा है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। ऐसे भी देख लो, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, याद करो, प्राइमरी सेक्टर जिसमें रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर होगा नहीं, सेकेंडरी होगा नहीं तो ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। और रेलवे और पोस्ट ऑफिस अभी भी पूरी तरह से गवर्नमेंट बेच नहीं खाई है, तो प्राइवेट सेक्टर होंगे नहीं, तो बेस्ट ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर। चलो नेक्स्ट, केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या होता है कि 0 से 1 तक जो बच्चे डाई कर जाते हैं, ये इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है। तो केरला में ये इन्फेंट मोर्टलिटी रेट बहुत कम है। इसका क्या रीज़न है, इसका गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बिल्डिंग से बच्चों की तो मजबूती कोई मतलब ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एजुकेशनल फैसिलिटी, चलो ये सही लग रहा है। ऑल गर्ल्स आर ट्रेंड एट प्राइमरी लेवल स्कूलिंग टू लेक अफ्टर न्यू बॉर्न चाइल्ड। अब हर बच्चों को तो ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता होगा कि तुमको बच्चे कैसे रखने हैं आगे फ्यूचर में, तो ये तो गलत हो गया। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नर्सेस इन केरला, तो नर्सेस होंगे तो क्या होगा, जो नहीं होंगे तो
उनके बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे क्या? चलो ये नहीं मतलब समझ में आता है, ये ऑप्शंस बी ज़्यादा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश जो है अंडर नरिश्ड है। अब अंडर नरिश्ड है क्यों है? क्योंकि उसका वेट जो है 42 है, हाइट 1 पॉइंट है। अब बीएमआई निकालना है। अब बीएमआई देखो सोशल साइंस में एक दो मैथ तुमको नज़र आ जाएंगे। तो बीएमआई है क्या? एक सिंपल से फॉर्मूला लिखना है कि बीएमआई इक्वल टू क्या, वेट केजी में, अगर नहीं दिया तो कन्वर्ट कर देना, और हाइट में मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे कितना दिया है? 42, 1.7 स्क्वायर। क्लियर? इसको कैलकुलेट कर दोगे तो आ जाएगा लगभग 3 के आसपास में आ जाएगा, तो 13.9। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, इतना ही आ जाएगा। नेम द सेक्टर विच कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयड टिल टुडे। अभी भी बताना है कि हमारी कंट्री में, अब पूरी दुनिया के हमें नहीं दिमाग लगाना है, हमारी कंट्री में जो है कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ही ज़्यादा दे रहा है। हालांकि तीनों सेक्टर्स दे रहे हैं जॉब, लेकिन नेम द सेक्टर बताना है विच कंटिन्यू टू द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। अब तीनों की बात कर दोगे तो तीनों सेक्टर में जॉब रहे हैं, सबसे ज़्यादा अभी भी जो जॉब है प्राइमरी सेक्टर में ही है। ठीक है, हालांकि सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में जॉब बढ़ रहे हैं। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। अब हिडन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, इसी को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ एक आदमी की ज़रूरत है वहाँ 4 लोगों को लगा के रखा है, तो ये जो बाकी के 3 लोग होते हैं, दे फील दैट दे आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो यही जो है हिडन एम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट है द टोटल सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस। अब इन हमारे यहाँ जो अलग अलग, जैसे देखो हमारी जो कंट्री है, ठीक है सर, अरे कैसे मैप बन गए। ठीक है, तो हमारी कंट्री में हम लोगों ने जो पैसे कमाते हैं, चाहे वो गुड्स सेल करते हैं या सर्विसेज सेल करते हैं, तो ये जो पूरी कंट्री में हम जोग्राफिकल एरिया में टोटल अर्न करते हैं, तो ये जोग्राफिकल में जितना भी अर्न करते हैं ये हमारी कंट्री की जीडीपी कहलाती है। तो चलो इस सेट में हम लोगों ने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जो भी हैं पार्ट ए का जो है हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में है हम जो है पार्ट बी के सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर कोई डाउट होता है, कुछ अगर क्वेश्चंस क्लियर नहीं है तो पूछो मेरे से। अगर मुझे व्हाट्सएप भी करना चाहते हो तो मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये है। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मोहल्ले में बांट दो। चलो, थैंक यू।